हेलो एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरे साथ बस इश्क हो गया भाग 17। सतीश को जब एहसास होता है कि वो आगे क्या बोलने जा रही हैं और इसीलिए वो खंखार कर चुप कर जाते हैं, तो वहीं अभिमन्यु भी अपनी नज़रों को घुमा लेता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद सतीश वहाँ से उठते हुए कहते हैं, अपनी माँ को बाहर करो अपनी बीबी के पास से, वरना वो तो वहाँ से नहीं हिलने वाली। इतना कहकर सतीश वहाँ से चले जाते हैं, तो वहीं अभिमन्यु अपना चेहरा हाथों में लिए कुछ सोचकर वहाँ से उठ खड़ा होता है और खुद से बात करते हुए कहता है, इतना क्या डरना माँ से, पुलिस वाला हूँ, बहुत देखे हैं उनसे भी भयंकर मुजरिम। चल अभिमन्यु बेटा, पत्नी जी बुला रही हैं। इतना कहकर खुद की हिम्मत बांधते हुए अभिमन्यु घर के अंदर की तरफ चला जाता है और वहाँ से सीधा अपने कमरे की तरफ, और वहीं उसे यूं जाता देख सोफे पर बैठी दादी मुस्कुरा देती हैं। अभिमन्यु कमरे के अंदर कदम रखता है तो उसकी नज़र बेड पर बैठी उसकी बीवी को घेरे बैठी अपनी माँ रमा पर पड़ती है, जो कुछ ना कुछ बोलकर आध्या को जानने और उससे खुलने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही विधि का विधान भी वहीं पर बैठे हुए थे। विधि आध्या के कपड़े सूटकेस से निकालकर अभिमन्यु की अलमारी में जमा रही थी और साथ ही आध्या से बातें भी कर रही थी। तो वहीं विधान पहले ही दिन अपनी भाभी का लाडला बनकर उसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। तभी आध्या की नज़र अभिमन्यु पर पड़ती है, जिसके बाल बिखरे हुए थे और कुर्ता पजामा पहने और उनकी बाजुओं को ऊपर की तरफ मोड़े उतरे चेहरे के साथ खड़े अपने पति को देख आध्या को उस पर तरस के साथ साथ प्यार भी आने लगता है, पर कैसे वो उससे बात करे ये उसे समझ नहीं आता। तो वो अपना चेहरा रमा की तरफ घुमा लेती है, पर कनखियों से अभिमन्यु की ही तरफ देखती रहती है। वही अभिमन्यु जो बाहर से खुद को खुद पर भरोसा दिलाकर आया था, अंदर आते ही उसका खुद पर से भरोसा एकदम से उड़ जाता है और वो चुपचाप किसी भीगी बिल्ली सा कोने में पड़ी कुर्सी पर जा बैठता है और आध्या की तरफ देखने लगता है। तभी विधि की नज़र उस पर पड़ती है तो वो कहती है, क्यों भाई इतनी जल्दी आ गए यहाँ, आज कोई केस नहीं है क्या? अभिमन्यु उसकी तरफ चिढ़कर देखता है तो वहीं रमा उससे कहती है, तुझे पता है आध्या बेटा, जब अभिमन्यु छोटा था ना तो बस इतना सुनने की ही देरी थी कि अभिमन्यु की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो झट से अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, माँ बस करो। क्या बस, तू चुप रह, तुझे नहीं पता कुछ भी। रमा अभिमन्यु को डपटते हुए और पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए आध्या की तरफ पलटकर कहती है, जब ये छोटा था ना तो ऐसे ही शौक शौक में अपने पापा का पजामा पहनकर घूमने लगा, तो हमने इसके लिए भी सिला दिया। फिर पता है क्या हुआ, इसने पता नहीं कैसे नाड़े में खुद को ऐसे उलझा लिया और उसकी गांठ सी बन गई जो खुल ही नहीं रही थी, तो हमें नाड़ा काटना पड़ा और बस तब से कभी इसने पजामा नहीं पहना, आज जाकर शादी पर पहना। धत तेरी, मुझे अभी याद आया। अभी अब तो खोल लोगे या मदद करूं? रमा इतना कहकर अभिमन्यु को देखती है, जिसका मन कर रहा था कि अभी ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अभिमन्यु अपनी नज़रें घुमाकर आध्या को देखता है, जिसने अपना चेहरा झुका लिया था, पर
उसके कंधे हिल रहे थे। तभी रमा फिर से कहना शुरू करती है, पता है जब विदान छोटा था ना, तब रमा ने इतना कहा ही था कि बत्ती सी दिखाकर हंसे जा रहा विदान का चेहरा सफ़ेद हो जाता है और वो एक नज़र आध्या को देखने के बाद अपनी माँ को आगे कुछ कहने से रोकते हुए उसे कंधों से पकड़कर धक्का लगाते हुए कमरे से बाहर लेकर चला जाता है। वहीं उन्हें जाता देख विधि हंसते हुए बैठने को होती है कि उसके बैठने से पहले ही अभिमन्यु उसे कमरे से बाहर का रास्ता दिखा देता है और दरवाज़ा बंद कर एक गहरी सांस छोड़ता है कि तभी उसके कानों में आध्या के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ पड़ती है और वो चेहरा झुकाए अपनी आंखों को बंद किए ना में सिर हिला देता है। आखिर उसकी माँ अभी अभी उसका कबाड़ा जो करके गई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कमेंट कर ज़रूर बताएं और आगे आने वाली कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।